दोस्तों मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों एक बार फिर से आज हम उपस्थित हुए हैं आपके साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के। जीके पार्ट का प्रैक्टिस सेट है, व्याख्या सहित इसमें हल आपको मिलेंगे। और हमारा प्रयास रहा कि इसमें जो भी प्रश्न है सारे प्रश्न आपके पाठ्यक्रम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए होने चाहिए। तो आप देखें कोई भी प्रश्न अगर आप उठा के देखते हैं और अपने पाठ्यक्रम से आप तुलना करते हैं तो आपको सभी प्रश्न पाठ्यक्रम से ही आपके मिलेंगे। साथ ही साथ जो व्याख्या हमने कलेक्ट की है इसमें हमारा ये प्रयास रहा हुआ है कि एक प्रश्न की व्याख्या के माध्यम से अधिक फैक्ट्स को कलेक्ट किया जा सके, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन की तो 50+ आप ले सकते हैं, हालांकि प्रश्नों की संख्या कम है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद जो है आपके ऑप्शन में रिपीट करूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा। इस दौरान आपको अपना अनुमान लगा लेना है कि कौन सा प्रश्न सही है। उसके बाद मेरे द्वारा सही आंसर जो भी है वो तो मुझे बताना ही है, जिससे आप तुलना कर पाएंगे अपने आंसर की कि आपका प्रश्न सही था, आपका जवाब सही था या गलत था। और उसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो इस क्रम में हम बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस फिल्म को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। यानी आपको बताना है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कारों का वितरण हुआ है 2023 में, इसमें किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। द कश्मीर फाइल्स, RRR, रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस या कंतारा। तो इसमें देखिए सही जो आंसर होगा वो आंसर आपका होगा ए, द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, कुछ लोगों ने इसमें अनुमान RR भी लगाया होगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको व्याख्या देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की जो विजेता सूची है वो दी गई है। हालांकि सारे फैक्ट्स नहीं शामिल किए, केवल उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में। वैसे आप पढ़ना बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, आपको मेन पॉइंट ही याद रखने हैं। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, जैसा हमने अपने आंसर में भी बात की थी। ठीक है, उसके बाद फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है RRR को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर की बात कर लें तो यह दिया गया है R बाल्की को। और यहाँ पर देखिए जो इनकी कृति है चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए जो फिल्म है इसके लिए दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है R बाल्की को। बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो यह पुरस्कार दिया गया रणबीर कपूर को फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक्टिंग के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को, और ये किस फिल्म के लिए दिया गया है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज़ की अगर बात करें तो यह है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। और टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर की अगर बात कर लें तो यह है अनुपमा। तो ये अवार्ड हैं जो मुझे लगता है कि आपको आगामी परीक्षा के लिए बिल्कुल याद रखने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल मत कंफ्यूज हुई। द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जबकि RRR को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है शहतूत उत्पादन में भारत में इसका पहला स्थान है। शहतूत जैसा आप लोग जानते हैं शहतूत की खेती मुख्यतः रेशम कीट उत्पादन के लिए की जाती है। तो इससे संबंधित देखिए फैक्ट्स क्या है। तो भारत में शहतूत का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, लेकिन पहली पोजीशन की बात करें तो कर्नाटक है। ठीक है, शहतूत रेशम उत्पादन में के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान, यानी जो भारत का स्थान है शहतूत रेशम से संबंधित, ठीक है, उसमें भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। सबसे बड़ा उपभोक्ता रेशम का भारत है, हालांकि रेशम उत्पादन में, शहतूत रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने अभी हाल ही में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया। यानी जो ये आपका सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, इसे किस संस्था ने लॉन्च किया है। ऑप्शन की अगर बात करें तो NIT वारंगल या IIT खड़गपुर, IIT मद्रास या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इनमें से जो सही आंसर है वह है आंसर बी, IIT खड़गपुर। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं व्याख्या के अंतर्गत, देख लेते हैं।
आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया सुपर कंप्यूटर परमशक्ति अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बनाया गया है। किस मिशन के अंतर्गत तैयार किया गया ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये मिशन जो है भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। 44 जीपीयू और 17,680 कोर सीपीयू क्षमता के साथ पेटास्केप परमशक्ति कंप्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र की जटिल समस्या को हल करने में शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। वर्ष 2015 में 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और शोध संस्थाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना के उद्देश्य से वर्ष 2015 से 2022 की अवधि तक के लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी। और ये 2015 से 2022 तक जो है इस सुपर कंप्यूटिंग का, इसे जनरली जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम चरण के अंतर्गत इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। इस मिशन के प्रथम चरण में जो स्थापित किए गए कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से, जैसा पहला है परम शिवाय। ये इस पूरे मिशन के अंतर्गत तैयार किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि आईआईटी BHU में स्थापित किया गया है। दूसरा परम शक्ति है जिसका अभी इस प्रश्न में हम लोगों ने जिक्र किया है, इसे आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम ब्रह्म को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि परम संगणक को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है। तो ये कुछ जो कभी कभी देखिए यहाँ से कूट मिलान भी आ जाता है, ठीक है। ये आपकी एक तरफ सुपर कंप्यूटर दे देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी संस्था दे देंगे और कह देंगे इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, या कूट मिलान की मदद से कहेंगे सही कूट मिलान क्या है। या कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको जरूर जानना चाहिए। अगला प्रश्न, 2023 में वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत को किस देश ने सौंपी है? 2023 में वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत को किस देश ने सौंपी है? कनाडा ने, आयरलैंड ने, जापान ने या सूडान ने? तो सही आंसर इसमें है बी, आयरलैंड ने। तो इसमें देखिए व्याख्या में देख लेते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वास्तव में जो वासेनार व्यवस्था है तो ये है क्या। तो जो वासेनार व्यवस्था है यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है और दिसंबर 2022 में जो वियना ऑस्ट्रेलिया में इसकी 26वीं वार्षिक बैठक हुई थी उसके दौरान जो आयरलैंड के राजदूत हैं उन्होंने भारतीय राजदूत जयती मजूमदार को अगले एक वर्ष के लिए यानी पूरे वर्ष 2023 के लिए इसकी अध्यक्षता, वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। यानी वर्तमान में भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष है पूरे वर्ष के लिए, इसलिए इस वर्ष के दौरान यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। आगे देख लेते हैं, भारत जो है वासेनार व्यवस्था का अगर पूछा जाए कि सदस्य कब बना था, ये इस व्यवस्था में कब शामिल हुआ था, तो ये शामिल हुआ था 8 दिसंबर 2017 को। और ये जो भारत था 42वां देश था। वर्तमान में भी जैसा मैं चेक कर पा रहा था 42 देश ही इस व्यवस्था में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में कितने देश हैं या भारत ने वासेनार व्यवस्था में भारत कब शामिल हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। 2017 में शामिल हुआ था, वर्तमान में भी 42 देश में 42वें देश के रूप में ही भारत शामिल हुआ था, ठीक है। वासेनार व्यवस्था एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। जुलाई 1996 में औपचारिक रूप से स्थापित इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरडा नियमन करती है, यानी इरडा किसका इनमें से नियमन करती है? बैंकिंग कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, बीमा कंपनियों का या उपरोक्त सभी का? इरडा बैंकिंग कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, बीमा कंपनियों का या उपरोक्त सभी का? तो इसमें जो सही ये होगा ऑप्शन सी, बीमा कंपनी, बीमा कंपनियों का। इरडा का फुल फॉर्म जैसा आप लोग जानते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। और ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसको प्राधिकरण भी आप कह सकते हैं।
स्थापना की अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी। और इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उपयोग का कम वृद्धि विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। मुख्यालय की अगर बात करें इरडा का, तो इरडा का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटीज़ मिशन को कब लॉन्च किया गया था? देखिए जो स्मार्ट सिटी मिशन है, आए दिन ये जो है न्यूज़पेपर में रहती है खबर, ठीक है, कभी इंडेक्स के विषय में से बात आ जाती है, ठीक है, कभी और भी बहुत सारे, मतलब आप ये मान लीजिए कि चर्चा में रहता ही रहता है। तो इसलिए इस मिशन पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन को जो ऑप्शन आपके हैं 2015, 2017, 2019 या 2021। तो सही ऑप्शन होगा ए 2015। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। व्याख्या पर नज़र डाल लेते हैं तो भारत सरकार ने 25 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारंभ किया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अगर उद्देश्य की बात कर लें तो इसका मुख्य उद्देश्य उन शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर एवं स्वच्छ व सुस्थिर वातावरण प्रदान करने हेतु स्मार्ट समाधान को भी लागू करते हैं। एक स्मार्ट सिटी के प्रमुख संरचनात्मक तत्वों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होना चाहिए जैसे पर्याप्त जलापूर्ति है, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, सुशासन, सुस्थिर पर्यावरण में विशेषता, महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था आदि शामिल हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यनीतिक घटक शहर सुधार, शहर नवीनीकरण और शहर विस्तार तथा पैन सिटी पहल प्रयास है जिसमें शहर के अधिकांश भाग पर स्मार्ट समाधान लागू किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं में से किस तक पहुंच प्रदान करता है? देखिए जब भी आप देखें कि योजनाएं जो आती हैं, योजना में विकास के अंतर्गत ये सभी प्रश्न हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं में से किस तक पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शन बीमा, पेंशन या बैंकिंग, बचत और जमा लेखा या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में देखने में जो पहला देखिए यही दिमाग जाता है कि बैंकिंग, बचत और जमा लेखा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके अंतर्गत बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत और जमा लेखा आदि सभी को शामिल किया जाता है। व्याख्या की अगर बात कर लें तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसे PMJDY के नाम से हम लोग शॉर्ट में संबोधित करते हैं। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 में की गई थी। और शुभारंभ की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को, यानी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, जबकि लागू हुई थी पूरे देश में एक साथ 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। और इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात कर लो, देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। बैंकिंग, बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि। तो इसमें जो रेड मैंने कर रखा है ये आपके क्वेश्चन में ऑप्शन थे, ठीक है, तो उपरोक्त सभी होगा। और इन सभी सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से पहला ऑप्शन सरकार के ऋण में कमी आती है, या अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, या देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, या वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें देखिए काफ़ी फैक्ट्स हमने लिए हैं इसमें। CRR बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपयोगी साधन है। यानी जो धन की मात्रा, मतलब जो मनी का फ्लो है पूरा बैंकिंग सिस्टम में, उसको कंट्रोल करने के लिए CRR का यूज़ किया जाता है RBI द्वारा, ठीक है। CRR या इसको नगद आरक्षी अनुपात, नगदी का भी कहते हैं ना। तो CRR जो है नगदी का प्रतिशत है जिसे बैंक को अपने कुल डिपॉजिट की तुलना में रिजर्व बैंक में रखना होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए CRR का रेट 4% है, तो इसका मतलब है कि बैंक के पास, साधारण बैंक के पास
कोई भी धन आ रहा है, अगर 100 रुपये आ रहा है तो उसे 4 रुपये सुरक्षित रखने होंगे आरबीआई के पास या अपने लागत में, उसका वो यूज नहीं कर सकती। तो सीधी सी बात है कि अगर हम आरबीआई के द्वारा सीआरआर का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है तो बैंक उतना कम ही पैसे का यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए 4% बढ़ा के 6% कर दिया जाता है सीआरआर रेट को, तो जो बैंक 100 रुपये में 4 रुपये सुरक्षित रख रही थी अब उसको 6 रुपये रखना पड़ेगा। यानी 4 रुपये रखने के बाद जहाँ 96 रुपये 96 रुपये बैंक यूज़ कर पा रही थी, वहीं अगर सीआरआर 6% हो गया तो अब बैंक 94% यूज़ कर पाएगी। यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम में जो पैसे का फ्लो है सीआरआर रेट बढ़ने से वो कम होता है, और अगर सीआरआर रेट घटता है तो जो मनी का फ्लो है पूरा बैंकिंग सिस्टम में वो बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो वही बताया जा रहा है सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात नकदी का प्रतिशत है जिसे बैंक को अपनी कुल डिपॉजिट की तुलना में रिजर्व बैंक में रखना होता है, जिसे तकनीकी रूप से शुद्ध मांग या समय देयता कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं? पहला कि बैंक लिक्विडिटी बनाए रखना, दूसरा रेपो रेट तय करना, और तीसरा बैंकों की वित्तीय सेहत को बढ़ाए रखना। बैंक लिक्विडिटी बनाए रखना, एक सेकेंड, ठीक है। बैंक लिक्विडिटी बनाए रखने के अंतर्गत देखिए इसमें क्या है, यदि आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में अधिक लिक्विडिटी डालना चाहता है तो वह सीआरआर को कम करता है और बैंकों को अपने ग्राहकों को लेन देन के लिए अधिक लिक्विडिटी के साथ छोड़ देता है। इसके विपरीत यदि आरबीआई बैंकिंग प्रणाली से लिक्विडिटी निकालना चाहता है तो सीआर बढ़ा देता है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला है रेपो रेट तय करना। रेपो रेट पहले जान लीजिए क्या है। तो रेपो रेट जो है वह न्यूनतम दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट तय करते समय आरबीआई सीआरआर रेट पर भी विचार करता है। जब रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंकिंग प्रणाली में अधिक लिक्विडिटी डाले तो वह रेपो रेट को कम कर देता है। इसके विपरीत अगर आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट बढ़ाने का फैसला करता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम रुपया बचता है। यदि मुद्रास्फीति एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो आरबीआई भविष्य में रेपो रेट बढ़ा सकता है। और तीसरा है बैंकों की वित्तीय सेहत को बनाए रखना। वित्तीय सेहत को बनाए रखने का आप मान लीजिए अगर जितना सुरक्षित होगा, जैसे सीआरआर रेट वगैरह डिसाइड किया जाए तो वो मतलब वो पैसा उतना परसेंटेज आरबीआई के पास सुरक्षित हो जाता है। अगर कोई क्राइसिस आती है और अचानक से आप देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, सब लोगों को लगता है कि भाई वो बैंक अब बंद हो रही है तो अपना पैसा निकाल लो, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर अचानक बैंक के ऊपर बर्डन पड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पैसे निकालने पहुँचने लगते हैं अपना, तो उस कंडीशन में जो सीआर है उससे बैंकों को काफ़ी मदद मिलती है। तो वही बता रहे हैं बैंकों की वित्तीय सेहत को बनाए रखना। बैंकों की वित्तीय सेहत को बनाए रखने में सीआरआर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि बैंक सीआरआर को बैंकिंग नियामक के पास जमा रखते हैं, अतः वे इस धन का प्रयोग तब कर सकते हैं जब उनके ग्राहक बड़ी निकासी करना प्रारंभ कर दें। सीआरआर बैंकों को ऐसी स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने में सहायता करता है क्योंकि आरबीआई के पास रखा गया नगद रिजर्व यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी का सामना न करें। तो ये कुछ फैक्ट थे। अब अगला प्रश्न है, वायरस खुद को दोहराता है और कंप्यूटर पर हमला करने के बाद सभी फाइलों को फैला देता है और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। इस वायरस के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? रैनसमवेयर, फाइल वायरस, ट्रोजन हॉर्स या वर्म्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, वर्म्स। वर्म्स खुद को दोहराता है और कंप्यूटर पर हमला करने के बाद सभी फाइलों को फैला देता है और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और व्याख्या देख लेते हैं इसमें। बिना सहायता के फैलने में सक्षम होने के अलावा कंप्यूटर वर्म्स में स्वयं को दोहराने की क्षमता होती है, अर्थात वर्म्स अन्य कंप्यूटरों को भेजने के लिए स्वयं की कई प्रतियां बना सकते हैं। और ये फैलता कैसे है? ये ज़्यादातर ईमेल से फैलता है। अगर यह अक्सर संक्रमित उपयोगकर्ताओं के ईमेल संपर्कों को बड़े पैमाने पर ईमेल भेजने के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय? दोस्तों आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप जीके पार्ट की तैयारी के साथ हमारे पेड बैच में जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हमारा तो सिंपल आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे
ठीक है, 9506543831 पर। तो आपको हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, यहाँ पर भी आपको जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिसका जो कि सुविधा निःशुल्क है। और सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जब भी एग्ज़ाम आएगा उससे पहले बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे आपको मिलेंगे और उसका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले मैं उसको एक्टिव कर देता हूँ ऐप को, हालांकि एक्टिव रहता है वहाँ, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं ज़्यादा एक्टिव कर देता हूँ। तो इसका आंसर निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। और 4 सितंबर 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और यही आपका क्वेश्चन है कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पारित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। इसका आप थोड़ा सा क्रम भी देख लीजिएगा, कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि ये कितने नंबर का अधिवेशन था, 35वां, 40वां, 26वां, ठीक है, इसको मैं शामिल करना भूल गया हूँ। तो जो 4 सितंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने, इसमें कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। हालांकि जो आंदोलन की घोषणा है वो, ठीक है, जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो पहले ही प्रारंभ हो गया था 1 अगस्त 1920 को, लगभग 1 महीने बाद इसको जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस उसमें शामिल किया गया या उस प्रस्ताव को पारित कराया गया था। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के अगर मुख्य कारणों पर हम नज़र डालें तो 1920 के आसपास आप समझ लीजिए, उसमें जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था, और अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध था, और स्वराज की प्राप्ति भी एक प्रमुख मुद्दा था। तो ये मुख्य कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया था। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में गोरखपुर में, उसमें हिंसा हो गई थी और पुलिस चौकी को जला दिया गया, जिसमें कई पुलिस वाले जिंदा जल गए थे, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसी के साथ जो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस सेट में। आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। भले मैं कमेंट्स के आपके सभी कमेंट्स का जवाब ना दे पाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।